2-3 घंटे हो गए भाई मुझे ये सेटअप तैयार करते हुए। सेटअप में क्या तैयार किया है, यहाँ पे मैंने दीवार पे एक चद्दर टांगी है बस, क्योंकि दीवार पे ना बालकों ने खरदू काट रखे, सांप सपोले से बना रखे दीवार पे, और दीवार बिल्कुल गंदी कर रखी है। और मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ इतनी देर से, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि तूफान कैसे आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि तूफान चक्रवात कैसे आते हैं, भारत में कैसे एंट्री करती है, कैसे एंट्री करते हैं, ख़त्म कैसे होते हैं, उनके नाम वगैरह कैसे रखे जाते हैं, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 22 मई 2021 और हम हैं दिल्ली में। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि नीरज भाई ये तूफान वगैरह की जानकारी दो कि तूफान का क्या सिस्टम है, कब ये चक्रवात वगैरह कब बनते हैं। तो आज हम इसी बारे में, देखिए विस्तार से तो हम बातचीत करेंगे नहीं, विस्तार से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर विस्तार से हम गहराई में घुस के, तूफान की गहराई में घुस के अगर हम बात करने लगे तो बोर हो जाओगे, आप बोर हो जाओगे, हम भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड भी इस्तेमाल होते हैं। तो हम टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम केवल आम लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए जो सहूलियत होती है बस वही इस्तेमाल करेंगे। तो चलो जी शुरुआत करते हैं कि तूफान चक्रवात होता कैसे, शुरुआत उसकी कैसे होती है। तो देखो जी, कोई भी चक्रवात हो उसकी शुरुआत होती है समुद्र से। समुद्र भारत के 3 तरफ हैं, एक तरफ है अरब सागर, एक तरफ है हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो समुद्र का कोई हिस्सा 150 किलोमीटर का या इससे ज़्यादा का कोई हिस्सा जब अचानक, मतलब कि जब गर्म हो जाता है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से भी होता है। फिर मई जून में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, भारत भी पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में धूप ज़्यादा पड़ती है, सनलाइट सीधी पड़ती है, तो समुद्र का टेम्परेचर, ज़मीन का टेम्परेचर सब गर्म हो जाता है। तो किसी भी वजह से, इसके अलावा और भी कुछ वजह होती है, उनकी गहराई में हम नहीं जाएंगे। तो किसी भी वजह से जब समुद्र के एक हिस्से का टेम्परेचर, समुद्र का किसी जगह का टेम्परेचर, वाटर सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एयर की डेंसिटी हो जाएगी कम। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी ना, उसके चारों तरफ थोड़ी सी ज़्यादा डेंसिटी की एयर रहेगी और बीच में रहेगी थोड़ी सी कम डेंसिटी की एयर। तो आपको पता होगा कि एयर का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ होगा। तो जब उसके चारों तरफ ज़्यादा डेंसिटी की एयर रहेगी तो चारों तरफ की हवा उस कम डेंसिटी की तरफ आना शुरू हो जाएगी, और फिर 5-6 रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से वो ऐसे सर्कुलेट करती है। रीजन हम नहीं बताएंगे क्योंकि मामला हो जाएगा टेक्निकल, बस आप ये समझ लो कि सर्कुलेट करने लगती है। कि बेटा जैसे कबड्डी कुश्ती उश्ती होती है ना, तो पहले सिर से सिर पकड़ लेते हैं पहलवान, और फिर बस यूँ चक्कर काटते रहते हैं कि बेटा मौका मिलते ही हम जो है दांव मारेंगे। तो ऐसी बस ये समझ लो कि 2 सेनाएं हैं हवाओं की, एक उधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है, कि भैया हमें जाना है इस खाली जगह में, इस खाली स्टेट में। और वो हवा जो है ना चारों तरफ उसके चक्कर काटने लगती है। शुरू में दूर दूर चक्कर काटती है, फिर धीरे धीरे वो नज़दीक सेंटर के नज़दीक आने लगती है। तो जितनी नज़दीक आएगी उतनी उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से जब शुरुआत होती है ना चक्रवात की, तो उस टाइम हवा उतनी तेज़ नहीं चलती है, लेकिन धीरे धीरे चक्रवात हो जाता है। चक्रवात, चक्कर का मतलब है चक्कर, वात का मतलब होता है हवा। समुद्री तूफान इसी तरह से होते हैं, चक्रवात इसी तरह से आते हैं। अब कोई भी चक्रवात हो उसे चाहिए ज़मीन, बिना ज़मीन के वो चक्रवात जो है ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसे लगातार लो प्रेशर बीच में सेंटर में बना रहेगा। तो लो प्रेशर ख़त्म कैसे होगा, ख़त्म होगा भाई ज़मीन पे जाके। तो जैसे लो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा चक्रवात भी ख़त्म हो जाएगा। वो अलग बात है कि तब तक वो ज़मीन पे बहुत सारी तबाही मचा चुका होगा, वो एक अलग बात है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। अब क्या है कि हमारे जो चारों तरफ जो समुद्र है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इनके 3 तरफ जो है ना ज़मीन है। एक तरफ हो गया अफ्रीका, अफ्रीका का सोमालिया एरिया हो गया, अरब कंट्रीज़ हो गई, भारत पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड हो गई। तो मतलब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में कोई भी चक्रवात बनेगा तो कहीं ना कहीं जाके टकराएगा, और मैक्सिमम चांस ये है कि वो भैया भारत में आगे टकराते हैं। और अगर अरब सागर का कोई तूफान है तो गुजरात की तरफ आएगा, बंगाल की खाड़ी का तूफान है तो बंगाल की तरफ जाएगा, यही होता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दूं, जो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे कभी भी कोई भी चक्रवात पैदा नहीं होता है। या तो भूमध्य रेखा के नॉर्थ में पैदा होगा या फिर भूमध्य रेखा के साउथ में पैदा होगा। जो नॉर्थ में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो चक्रवात बन रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, और जो साउथ में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात बनते हैं वो बनते हैं क्लॉकवाइज। तो भारत तो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे सारे के सारे चक्रवात, चाहे वो अरब सागर में आए चाहे बंगाल की खाड़ी में आए, सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात हुई। दूसरी इंटरेस्टिंग बात हुई कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पैदा हुआ कोई भी चक्रवात सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं जा सकता, और सदर्न हेमिस्फीयर का कोई भी चक्रवात नॉर्दर्न में नहीं आ सकता। यानी कि चक्रवात अगर नॉर्दर्न में है तो नॉर्दर्न में ही रहेगा, सदर्न में है तो सदर्न में ही रहेगा। अच्छा चलो, एक बार चक्रवात बन गया तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह इस चीज़ की कैलकुलेशंस मौसम विभाग कर लेता है। आज के टाइम में बहुत अच्छी मशीनें, बहुत अच्छे यंत्र सिस्टम है हमारे पास। तो
सब कुछ कैलकुलेट हो जाता है। जैसे अभी बंगाल में एक चक्रवात की स्थिति बन रही है, चक्रवात की आशंका बन रही है। ये आशंका पिछले 4-5 दिनों से बनी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग को पता है कि बंगाल की खाड़ी में एक जगह पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यानी कि वाटर टेम्परेचर जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे चक्रवात बन सकता है। अभी तक 22 मई तक चक्रवात वहाँ पे बना नहीं है, हवा ने सर्कुलेशन करना शुरू नहीं किया है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 24 तारीख तक हवा सर्कुलेट करनी शुरू हो जाएगी, और भाई सर्कुलेट जब करने लगेगी तो वो कहाँ पे टकराएगी जाके, उसकी भी कैलकुलेशन है, उसकी भी सटीक मतलब समझ रहे हो ना, सटीक लोकेशन उसकी पता चल जाएगी कि ये कहाँ पे जाके टकराने वाला है, कितने एरिया में टकराने वाला है, किस किस जगह पे कितने kmph की हवा चलने वाली है, कितना नुकसान होने वाला है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट एक्शन लेती है। तो ये वाला जो तूफान अभी आने वाला है अगले 3-4 दिनों में बंगाल की खाड़ी में, इसकी पूरी संभावना है कि ये उड़ीसा और बंगाल में जाके टकराएगा। अब ये चलते कैसे हैं भाई, एक हवा हो गई, बीच में एक वो हो गया ना, एक लो प्रेशर का एयर हो गया, उसके चारों तरफ सेना जो है ना हाई प्रेशर वाली सेना चक्कर काट रही है, सेना उसको लेकर डोलती रहती है। अब देखो ये तो छोटे छोटे समुंदर है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तो कहीं ना कहीं तो बहुत जल्दी इनको 2-4-5 दिन में कहीं ना कहीं ज़मीन मिल जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े समुंदर हुए, अटलांटिक महासागर हुआ, प्रशांत महासागर हुआ, पैसिफिक ओशन, उनमें तो भाई वो महीनों तक चक्कर काटते रहते, डोलते रहते हैं। ज़मीन मिल गई नहीं तो भाई चक्कर काटते रहते हैं। बहुत सारे तूफान तो ऐसे होते हैं जो हमेशा ही मतलब कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन में घूमते रहते हैं जब तक कि उन्हें ज़मीन नहीं मिल जाती। इसी तरह चलता रहता है। तो हमारे यहाँ तो 3-4 दिन में ज़मीन मिल जाती है। पिछले साल गुजरात में एक तूफ़ान आया था, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, 1 जून या 1 मई, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा डेट वगैरह, गर्मियों के दिन थे। अरब वहाँ से लक्षद्वीप से शुरू हुआ था, और लक्षद्वीप से होकर पहले उसने केरल में तबाही मचाई, क्योंकि उसका सेंटर समुद्र के अंदर था, लेकिन चारों तरफ की जो हवा थी ना, तेज़ घूमने वाली हवा थी, वो केरल वगैरह तक, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, वहाँ तक भी वो तबाही मचाते आखिरकार वो गुजरात में जाके उसने एंट्री करी, और सोमनाथ के आसपास बहुत सारा उसने नुकसान पहुँचाया था। फिर उसके कुछ दिन बाद एक और तूफान आया उसी लोकेशन पे, लेकिन वो फिर सोमालिया की तरफ मुड़ गया, वो फिर गुजरात की तरफ नहीं आया। उसी दौरान एक और तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, उसने भाई उड़ीसा और बंगाल में बहुत तबाही मचाई थी। तो इस बार का तूफान भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अभी टोक्टे तूफान गया है, टोक्टे नाम मिला था, अच्छा हाँ, नाम से याद आया, नाम भी बता दूँ कि नामकरण तूफानों का कैसे रखा जाता है। देखो यहाँ पे ना हमारे एरिया में सबसे मेन देश है भारत, और भारत का जो मौसम विभाग है वो बहुत एडवांस है, और जो आसपास के जितने भी कंट्री है सारे के सारे भारतीय मौसम विभाग पे डिपेंड करते हैं। मौसम विभाग उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है सारे कंट्रीज़ के साथ। तो अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में कोई भी तूफान आएगा, उससे भारत के साथ साथ दूसरे देश भी इफेक्टेड होते हैं। अरब कंट्रीज इफेक्टेड होंगे, पाकिस्तान, मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ, और आपका बांग्लादेश हुआ, थाईलैंड हुआ, म्यांमार हुआ, सारे के सारे कंट्री इफेक्ट होते हैं अगर अरब सागर बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात आएगा तो इसलिए चक्रवात के केस में चक्रवात की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए सारे देशों ने इकट्ठा होकर एक सिस्टम बना रखा है कि जी सारे के सारे देश नुकसान बारी बारी से नुकसान सहन करते हैं, तो वे बारी बारी से सारे के सारे देश अपना अपना नाम दिया करेंगे। 10-12 कंट्री है, ABCD के नाम के हिसाब से पहला नाम आता है बांग्लादेश का, लास्ट नाम आता है यमन का, YAMAN। तो बांग्लादेश, इंडिया और ये वो सारे के सारे ABCD के हिसाब से लगे होते हैं। जो भी जिस देश का भी नाम आता है उस देश के नाम पे तूफान पड़ जाता है। तूफान चाहे अरब सागर में हो, नाम अगर बांग्लादेश ने दिया है तो भाई बांग्लादेश का नाम चलेगा। जैसे कि अभी अरब सागर का तूफान आया था और म्यांमार ने नाम दिया था टोक्टे, और नुकसान किया उसने अरब सागर में। इसी तरह से अभी जो तूफान आने वाला है वो बंगाल की खाड़ी में आने वाला, नाम दिया उसने ओमान अरब कंट्री है तो ओमान ने नाम दिया है। तो इस तरह से अभी एक दोस्त ने पूछा था कि हमारे पास यानी कि इंडियन मौसम विभाग के पास क्या कोई कमी होगी नामों की जो हम दूसरे देशों से नाम मांग रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, तूफान से होता है नुकसान, जान माल का नुकसान होता है, हम उस नुकसान को अपना नाम क्यों दें? हम तो ये चाहेंगे साला दूसरे का नाम पड़े दूसरे का नाम पड़े। नहीं तो अगर अपने नाम देने लगे तो सारे के सारे कंट्री कहने लगेंगे भाई ये तो इंडियन तूफान है, हम तो चाहेंगे भाई ये इंडियन तूफान ना। पहली बात तो तूफान कोई आए ही ना, किसी का नाम पड़े ही ना, बट फिर भी नाम पड़ रहा है तो सबका नाम पड़े, इंडियन तूफान क्यों पड़े। अच्छा, एक और सवाल किया था कि जब ये पता है इतना सारा सब कुछ एडवांस है तो फिर मौसम विभाग या भारत सरकार या प्रशासन चेतावनी क्यों जारी नहीं करता, लोगों को क्यों मरने देता है। तो भाई ऐसी बात है जी, चेतावनी जारी करता है, लोगों को मरने नहीं देता है। पिछले साल जो उड़ीसा में जो बंगाल में जो तूफान आया था उसमें 1 हफ्ते पहले पूरी तैयारियां शुरू कर दी थी। इस बार जो अभी जो टोक्टे तूफान गया इसमें ज़बरदस्त तैयारियां शुरू कर दी थी। 1 हफ्ते पहले ट्रेनें कैंसिल हो गई थी कि भाई इस तारीख को गुजरात में आएगा तूफान और ये ट्रेन है जी
ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, ये फ़्लाइट है जी, ये फ़्लाइट रहेंगी कैंसिल, लोगों को समुद्र के अंदर नहीं जाना है और ये ऐसा नहीं करना। भाई साहब पूरी की पूरी और पूरी टीम उन्होंने लगा दी थी। वो तो अलग बात है, वो एक बेवकूफ़ आदमी अपना जहाज़ लेके समुद्र में चला गया, उसकी वजह से 200-250 लोगों की जान पे आफत आ गई। उसी वजह से टोकटे तूफान बदनाम है, नहीं तो इतना बदनाम नहीं था। अभी जो एक और तूफान आने वाला है, यास तूफान उसे नाम दिया गया बंगाल की खाड़ी में, इसके बारे में भी भारत सरकार ने, मौसम विभाग ने कमर कस ली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और भारत सरकार ने भी अपनी पैरामिलिट्री फोर्स और रेस्क्यू फोर्सेस सारी की सारी भेज दी है बंगाल में और उड़ीसा में, वो अपना संभाल लेंगी। तो ऐसा नहीं है, प्रॉपर रेस्क्यू होता है, पहले से चेतावनी जारी होती है हर एक तूफ़ान की। अभी जैसे आज की डेट में अभी तूफ़ान क्रिएट भी नहीं हुआ है, लेकिन चेतावनी जारी हो गई है और लोग एकदम चौकस हो गए हैं, फोर्सेस एकदम चौकस हो गई है। ट्रेनें कौन कौन सी कैंसिल हो गई है, होनी है, कब कैंसिल होनी है, इसकी लिस्ट बहुत जल्दी आपको हमें सबको मिल जाएंगी। फ़्लाइट कौन कौन सी कैंसिल होनी है, एयरपोर्ट कौन कौन से बंद होने हैं, तूफान कितने स्पीड से किस एरिया में टक्कर मारेगा, सब कुछ हमें बहुत जल्दी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई भारत सरकार मौसम विभाग बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग पूरी दुनिया के एडवांस मौसम विभागों में से एक है। उम्मीद है जी ये वाली जानकारी तूफ़ानों के बारे में, चक्रवातों के बारे में, ये वाली जानकारी आपको बड़ी पसंद आएगी, बहुत आपका ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। तो हमें कमेंट करके बताना आपको, अगर इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताना। हमारे पर्दे वर्दे में कोई कमी लग रही हो तो कमेंट करके बता देना कि नीरज भाई ये कमी है। अब ऐसा है जी, हम देखो दूसरे मास्टर, देखो हम टीचर वगैरह तो नहीं है, तो टीचर वाला सेटअप तो हम नहीं लगा सकते, वो बड़ी सी स्क्रीन होती है और यूँ ऐसे करके लिखते हैं, क्योंकि कल लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम वो अपना सेटअप लेके डोलते फिरेंगे क्या कहीं पहाड़ों पे? नहीं, अब तो हमने टेम्परेरी एक पर्दा लगा दिया, इसी से गुजारा कर लो, थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट दिखा दिया करेंगे। तो बताना भाई हमें, मतलब कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके बताना, कमी नहीं लगी हो तो लाइक करके बताना। वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं करी हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप एक बार चेक कर लो, हो सकता है आपने सब्सक्राइब ना कर रखी हो। क्योंकि कई बार होता है जी, एक वीडियो देखने के बाद अगली वीडियो यूट्यूब आपको ऑटोमेटिक दिखा देता है, भले ही आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो या ना कर रखा हो। तो आप सोचते हैं कि यार चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, तो असल में इससे होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो हमारी अगली वीडियो, ये वीडियो आपने आज पूरी देख ली है, मुझे पता है आपने ये पूरी वीडियो देख ली है, तो अगली वीडियो जब भी हमारी आएगी यूट्यूब ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा, भले ही आपने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो। लेकिन सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि हमारी गिनती जो बढ़ती है ना, इतने हज़ार इतने मिलियन, उससे ना हमारा खून बढ़ता है, उससे हमें हौसला मिलता है। तो कर लेना, ठीक है जी। अगली वीडियो में फिर से हम इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग, कोई बढ़िया सी जानकारी देंगे। आप भी कोई अगर जानकारी लेना चाहते हो टूरिज्म के बारे में, घुमक्कड़ी के बारे में, मौसम के बारे में, भूगोल के बारे में, रेलवे के बारे में वगैरह वगैरह, कमेंट करके बता देना, हम अगली वीडियो में बताने, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, राम राम।